गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्कार। सभी उपस्थित लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? संडे मॉर्निंग इज अ वेरी फैंटास्टिक टाइम और मैं आप सभी लोगों का आभारी हूँ जो आपने आपका बहुमूल्य टाइम निकालकर यहाँ पर आए हैं। ये एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। प्रोग्राम बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। प्रोग्राम एक अलग आपकी मानसिकता, मनोवृत्ति को बदल सकता है, इसको एक अलग स्तर पर लेके जा सकता है। तो आप सभी उसके लिए तैयार रहिए और इसी के साथ हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि है श्री मनोवर जी दुबे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और आपको इस प्रोग्राम में आनंद मुंशी शो के अंदर वेलकम करता हूँ। आपका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है और मैं आपके लिए धीरे से यहाँ पे ताली भी बजाता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। कि क्या बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य का होना जरूरी है, या फिर यूं बोलिए कि लक्ष्य के बगैर भी आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि ये जो विश्लेषण कर रहे हैं इनके पास में बहुत अनुभव है। तो हमें ये चाहिए इस समय कि हम हमारी जो सोच है और हमारी जो समझने की शक्ति है उसका भरपूर उपयोग करके इस नए मानसिकता को हम पास से समझ के देखें कि क्या इससे हमारा कुछ लाभ हो सकता है। तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं 2 मिनट लेकर श्री मनोवर दुबे जी का मैं एक स्मॉल बायोडेटा करना चाहता हूँ, जिससे हमें पता लगे कि हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। तो मैं सभी की परमिशन से शुरू करना चाहता हूँ। श्री मनोवर जी दुबे आईएएस भोपाल से थे। श्री मनोवर जी दुबे 36 साल की सेवा के पश्चात 27 जुलाई को त्याग पत्र देकर अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। शुरू से ही मनोवर जी दुबे एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। आप प्रारंभ से ही एक मेधावी छात्र थे और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में गणित में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके आपने एमएससी की उपाधि प्राप्त करी। गणित के अंदर मैक्सिमम मार्क्स। सर जी, आप सही में मेधावी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही बड़ी एक ये इंटेलेक्ट पावर होती है। हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवा में आप की प्रथम स्थापना 1984 में सिवनी से शुरू हुई और आप 2000 में आपको प्रमोट करके आईएएस कैडर का अधिकारी बनाया गया और जिस विभाग में भी रहे आपने नए विचारों के साथ और एक क्रांतिकारी विचारों के साथ आपने आपकी सेवाएं दी है। आप भारत सरकार द्वारा जारी कृषि विपणन के मॉडल एक्ट भी तैयार करे, जहां पर आप राइटिंग कमेटी के अंदर आपने मुख्य भूमिका का करी थी। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में एक प्ररख कार्यक्रम की आयोजना करी आपने, जिसके आप मूल प्रमुख सूत्रधार थे। इसके अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट ये रहा कि आप आम आदमी को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता देने के लिए आपने इसको क्रियान्वित करा। मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग के सचिव के रूप में आपने नए विचार दिए। ऑनलाइन परीक्षा को लेकर करा, जिससे प्रदेश के अंदर अपने सेवा और अपने आयोग की विश्वसनीयता बढ़ी। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर आपने अपने 36 साल के कार्यकाल में अनेकों जगह आपने आपकी सेवाएं दी हैं। हम उस सभी को अभी इस समय कवर नहीं कर पाएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए दुबे जी का नाम जाना जाता है ना, श्री दुबे जी ने प्रदेश के अंदर 2 नए विभागों की स्थापना करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिस्टर दुबे इज नोन फॉर अनपैरेलल्ड थिंकिंग। इनको किसी विचारों में बांधा नहीं जा सकता। ये प्रश्न करने के अंदर कभी संकोचते नहीं है। जो कि एक सेट माइंडसेट है, उसको चैलेंज करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। इसी की वजह से दुबे जी ने 2 नए विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अंदर है राज्य का आनंद विहार और दूसरा लोक सेवा प्रबंधन विभाग। दोनों कार्यक्रमों में आधारशिला रखने के दौरान श्री दुबे जी महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय रहे हैं। एंड फाइनली आपके कार्यकाल के अंतिम चरण के अंदर आप गवर्नर को
आप सेक्रेटरी के रूप में रहे। एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम, बहुत ही विश्वसनीयता काम और एक बहुत ही इंटेंस काम जो आपने करा है। दुबे जी, 36 साल का एक्सपीरियंस हम आपको 2 मिनट के अंदर हमने बताया, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपसे जुड़कर हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। तो मैं इसी के साथ अभी आपका जो स्मॉल बायोडेटा है उसको विराम देता हूँ और अभी मैं मात्र 2 मिनट लगाकर एक प्रोग्राम की भूमिका करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद में हम आपको इस वार्तालाप के अंदर शामिल करेंगे। साथियों, इस दुनिया में सफल कौन नहीं होना चाहता? हम जितने भी लाइब्रेरी में जाए आपको वहां पे ढेरों सेल्फ हेल्प बुक मिलती है। हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू सेट द गोल्स, हाउ टू रीच द पीक ऑफ योर करियर, हाउ टू डू दिस, हाउ टू ओवरकम फियर, हाउ टू डू पब्लिक स्पीकिंग। अनेक तरीके की हाउ टू बुक रहती है और हम कई बार देख के आश्चर्य करते हैं कि क्या मैं इतना कर सकता हूँ। और जब हम सेल्फ बुक पढ़ते हैं तो हमें देख के लगता है कि ये जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं वो तो मैं उसके आसपास भी नहीं हूँ। आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो अपने आप को तहे दिल से चेंज करना चाहते हैं, अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं और सफल कौन है, सफलता क्या होती है, भय क्या होता है, भय के ऊपर कैसे जाया जा सकता है, विचारों को कैसे लाया जाता है, विचारों को कैसे बदला जाता है, इस सब चीजों का इसमें वर्णन होने वाला है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान से सुने, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगे तो आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मैं दुबे जी से वो पूछूंगा समय रहते हुए। और इसके साथ में हम चाहेंगे कि एक इंटरैक्टिव सेशंस रहे। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ और मैं आमंत्रित करता हूँ श्री मनोहर जी दुबे जी। दुबे जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। थैंक यू। प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है लक्ष्य निर्धारण के बिना अद्भुत सफलता संभव है। संवाद के दौरान मैं बहुत सरल भाषा का उपयोग करूंगा क्योंकि मैं कोई बड़ा लेखक या दार्शनिक नहीं हूं। मैं केवल अपने अनुभव आपसे शेयर करने वाला हूं और इसके पहले भी मैंने इस तरीके की कभी कोई व्याख्यान या वार्ता नहीं की है। इसलिए मुझे यदि मेरे से कोई गलती होती है भाषाई या किसी तरीके की, उसको आप क्षमा करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यदि उस पर ध्यान देने लगेंगे तो हमारी बात नहीं हो पाएगी। जैसा मैंने बोला कि मैं सरल भाषा बोलूंगा, शब्द भी सरल रहेंगे, लेकिन वार्ता के लिए केवल सरल शब्द या भाषा महत्वपूर्ण नहीं होती। भाषा के साथ एक संदेश जाता है जो मौन संदेश होता है। जब हम कुछ बोलते हैं आपसे तो आप उसमें कुछ समझते हैं, शब्द से भिन्न, शब्द से इतर। और तभी आप सुन सकते हैं जब हम जो बोल रहे हैं उसके संबंध में आपके मन में एक स्वीकृति सी उत्पन्न हो रही हो। यदि दो चीजें नहीं होती तो बात हो नहीं सकता। मतलब यदि आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे तो आप सुन नहीं सकते। तो हम आपसे संवाद करना चाहते हैं और मैं इसके लिए आपसे थोड़े से अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं आप सबको, आपने निर्णय लिया है, वो खुद ने निर्णय लिया है तो आप जरूर सुनेंगे, परंतु यदि आप किसी की प्रेरणा से यहाँ पर आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मेरी बातें पसंद ना आए। तो कृपया इस बात को ध्यान रखेंगे कि आप थोड़ी देर तक हमारी बात सुने। ये जो बात हम आपसे करने वाले हैं ये मनोरंजक नहीं है, मधुर भी नहीं है, इंटरटेनिंग भी नहीं है, आकर्षक नहीं है, रोमांटिक नहीं है, प्रेम गाथा नहीं है, सौर गाथा नहीं है। ये गंभीर चर्चा है। इस चर्चा में आप और मैं शामिल हो रहे हैं। तब इस दौरान हम आपसे थोड़ी देर के लिए ये चाहते हैं कि आपके मन में जो भी धारणाएं हैं, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, जो भी आप मानते हैं या जो नहीं मानते हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप, मैं जो कह रहा हूँ उसको स्वीकार करें, इसके लिए मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहता हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसको आप बिल्कुल रिजेक्ट कर देना, लेकिन जब तक हम आपस में बात कर रहे हैं तब तक थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं इसको भूल जाइए। हम लोगों ने एक सर्वेक्षण किया था इसके पहले, इस वार्ता के पहले, कि इस विषय पर लोगों की क्या धारणा है। तो जितने लोग मुझे सुनने वाले थे, जिन लोगों ने पंजीयन किया था, उनमें से 90% प्रतिभागियों ने बोला कि मानते हैं कि सफलता के लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। अब यदि 90% प्रतिभागी ऐसा बोल रहे हैं
सहभागी जो हमको सुन रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो एक बड़ा कठिन काम हो गया। और जिन लोगों के मन में ये विचार है कि वो सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण आवश्यक मानते हैं, अब वो हमसे बात कर रहे हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं, तो कठिनाई हो सकती। तो मेरी इस गुजारिश को आप सब लोग ध्यान देंगे कि थोड़ी देर के लिए जो आपकी विचार है, जो आपकी धारणा है, जो आपके सिद्धांत हैं, जैसा आप मानते हैं उसको भूल जाइए, क्योंकि यदि इसको नहीं मानेंगे तो पूरी देर संघर्ष चलता रहेगा आपके मन में, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, फिर आगे नहीं होगी। अब मैं अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाऊं, इसके पहले मैं सबसे आनंद मुंशी जी को, जिन्होंने अपने शो में मुझे अवसर दिया, धन्यवाद देना चाहता हूं। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपनी बातों को आपसे साझा करने का ये मंच उपलब्ध कराया है। मनोज सोनी जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे आनंद जी से मुलाकात कराई थी और वे मेरे अच्छे मित्र हैं, और उन्हें ही जब अपना अनुभव शेयर किया था तब मैंने कुछ बातें कही थी, और जब उनसे चर्चा हुई तब ये विषय सामने आया था। इसके अलावा आ रहे हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब जैसा हम लोग जानते हैं कि किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए तैयारी बहुत जरूरी होती है। एक फाउंडेशन बहुत जरूरी है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आए, उसका काखा गा समझ में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत होती है। मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है छोटा सा, उसमें 9 प्रश्न हैं। अब इन 9 प्रश्नों पर यदि हम चर्चा करेंगे तो कई दिन लग सकते हैं, तो 9 प्रश्नों पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं अभी। लेकिन ये 9 प्रश्न मैं आपके समक्ष अभी प्रस्तुत कर रहा हूँ और उन प्रश्नों का संदर्भ आपको दूंगा, और अगले 5, 7, 8 मिनट में हम इन संदर्भ पे बात कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। पवन, यदि आप वो पीपीटी शेयर कर सकते हो तो कर दें। जी सर। सर मनोहर जी, आप थोड़ा अगर लाउडली बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आवाज, मेरी आवाज थोड़ा सा, मैं मजबूर हूँ लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि और बेहतर बोलूं। अब आपको आवाज थोड़ा सा ठीक लग रही है? कुछ बेहतर हुई आवाज? अभी ठीक हो रही है। आपको थोड़ा लाउड बोलना है, आपकी आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है। ओके, मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा और बेसिकली और तेजी से बोलूं। ये हो सकता है कि ये कुछ नेटवर्क के या हमारे इंस्ट्रूमेंट के प्रॉब्लम हो, तो मैं तेजी से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बाद बहुत अच्छे से आपकी आवाज को हम सुन पा रहे हैं। मैं बहुत अच्छे से आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। संभवतः उनके नेटवर्क में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। आनंद जी तो आनंद जी देखिएगा प्लीज, क्योंकि इससे ज्यादा बढ़ाने में मुझे ताकत लग रही है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, नेक्स्ट स्क्रीन करेंगे पवन, नेक्स्ट स्क्रीन। कि मेरा पहला प्रश्न है कि मैं क्या हूँ। इसलिए मैं, जब हम लोग बात शुरू करते हैं तो दर्शन की बात करने लगते हैं, और दर्शन शास्त्र में एक प्रश्न है, मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि मैं हूँ क्या, मैं क्या हूँ। इस पर यदि हम विचार करें, और जब विचार करते हैं तो इसमें हमें फिर वही, मैं आपसे जो बात करता हूँ कि किसी ने क्या बताया उसको मत विचार करिए। अभी हम आत्मा परमात्मा को छोड़ दें। आत्मा परमात्मा है या नहीं है मैं जानता नहीं, आत्मा होगी भी, उसमें अपन को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए सब भूल जाइए। आपने अपने आप को, हम सब लोग 18-20 साल के लोग हैं जो सुन रहे हैं मुझे, या उससे ज्यादा उम्र के हैं, वे भूल जाए कि वो उनकी जानकारी में क्या क्या है। सबको भूलकर, मैं कोई मनोविज्ञान, न वैज्ञानिक की बात भी नहीं करना चाहता कि उन्होंने बताया कि साहब हमारे शरीर में क्या क्या हड्डियां हैं, क्या है, वो सब नहीं। आप स्वयं अपने तरीके से अपने आप को देखिए, छू कर देखिए कि आपका शरीर कैसा है। आप अपने आप को सुन सकते हैं, आप अपने आप को समझ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने आप को देखिए। और ये प्रश्न पे, ये जो प्रश्न है हमारा, इस पे काम अब तुरंत नहीं कर सकते आप, लेकिन जो थोड़ी देर हम विश्राम लेंगे बीच में, उस समय आप जरूर सोचिएगा। अब जब इसको आप देखेंगे तो आपको ये चीज बहुत स्पष्ट समझ में आएगी कि हमारा जो पूरा अस्तित्व है, या जो हम हैं, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारा शरीर है और दूसरा हिस्सा हमारा मन है। तो अब हमको ये समझना होगा कि हम शरीर से क्या कर सकते हैं और मन से क्या कर सकते हैं। इन दोनों की अलग अलग जो शक्तियां हैं हमारे शरीर की, शरीर क्या कर सकता है और मन क्या कर सकता है, ये किसी और के हिसाब से नहीं सीखना, आपको देखना है कि आपका शरीर क्या कर सकता है और आपका मन क्या कर सकता है। मुझे जो लगता है वो मैं बता देता हूँ, और आपको अपने ढंग से सोचना है। मेरा शरीर के पास कार्य करने की ताकत है, फिजिकल वर्क करने की ताकत है। वो किसी एक वजन को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकता है।
मेरा शरीर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, मेरा शरीर पानी भर सकता है, मेरा शरीर लिख सकता है, ये फिजिकल कार्य कर सकता है मेरा शरीर। और जो मेरा मन है वो चीजों को पहचान लेता है आंख की मदद से। जो हमारे शरीर में 4-5 अंग हैं, बहुत सारे, आंख, नाक, कान वगैरह वगैरह, उनकी मदद से बहुत सारी चीजों को पहचान सकता है, पहचानने की ताकत है। और पहचानने के बाद उसको, जब पहचान उतने से काफी नहीं होती, वो दिमाग में उसको स्मृति के रूप में भी रख सकता है। और स्मृति के बाद जरूरत पड़ने पर जो फिर कोई नई चीज देखता है तो स्मृति से मिला के भी देख सकता है। इतनी ताकत मुझे अपने मन की लगती है। अब इसको आप अपने ढंग से देखिएगा कि आपको कैसा लगता है। अब एक और छोटा सा प्रिंसिपल है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, और लगातार इस प्रिंसिपल पर हमारे विचार होते रहते हैं सब लोगों से। और दुनिया भर में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। अभी आनंद मुंशी जी बोल रहे थे किसी लाइब्रेरी में चले जाइए तो बहुत चीजें मिलेंगी। और इतना ये पवन, जरा स्क्रीन बढ़ा दीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाइए। हाँ, या इसके बाद वाला। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता कि हमको लोगों ने क्या कहा, क्योंकि हम उसको मानते ही नहीं। जो लोगों ने कहा उसको हम सुन लेते हैं, लेकिन उसको मानना बड़ा मुश्किल है। हम जो मानते हैं अपने आप अंदर से, वही सही होता है हमारे लिए। किसी ने कुछ कह दिया कि साहब रोज सुबह उठना चाहिए, तो हम उसको नहीं मानेंगे। सत्य बोलना चाहिए, हम नहीं मानेंगे। हम तो देखेंगे कि हमारे लिए इसका क्या है, सत्य बोलने का महत्व है कि नहीं। छुट्टी लेने के लिए भी हम झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि हमको सत्य बोलने से छुट्टी नहीं मिलने वाली है, हम मेडिकल लगा देंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम उस दृष्टि से देखते हैं। क्योंकि यदि हम लोग कई बातें मान रहे होते, तो आप देखिए हमारे पास कितने सारे ग्रंथ हैं, गीता है, रामायण है, इतने सारे उपनिषद हैं, बाइबल है, कुरान है, सब में अच्छी बातें लिखी हैं। मगर क्या हम उसको मानते हैं? और यदि हम मान रहे होते तो जैसा अभी व्यवस्था चल रही वैसी चलती। तो इस सब पे भी आपको सोचना है। और जो मेरा मानना है कि हम किसी और व्यक्ति की बात को नहीं मानते हैं और हम अपनी बात करते हैं, उसका भी एक कारण है। क्योंकि जो भी लोग बोलते हैं वो भविष्य के उनके अनुभव हैं, भूतकाल के उनके अनुभव हैं। और हम जीवंत हैं, हम इस पल में जी रहे हैं, और जो भी चीजें लोग हमको बताते हैं वो उनके भूतकाल के अनुभव है। अब अपने भूतकाल के अनुभव को हमसे कहते हैं आप करिए। आज स्थिति दूसरी है, इसलिए हम उनको मान भी नहीं पाते हैं और हम अपने ढंग से चीजों को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है जिसको हम बोलना चाहते हैं कि जानकारी या ज्ञान क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और मैं आपके साथ कुछ अन्याय सा भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़े गहरे प्रश्न हैं, लेकिन इन पे विचार करना बहुत जरूरी है। और जब इस पर आप सोचेंगे तो आपको एक नई दिशा मिलेगी। और ये प्रश्न आपके मन में लगातार चलते रहना चाहिए कि ज्ञान क्या है और जानकारी क्या है। पुस्तकों में जो लिखा है वो ज्ञान नहीं है आपके लिए। आपने जो आपके मन में याद है, जो आपकी स्मृति में है, जो आपने अनुभव किया है, वो आपका ज्ञान है। तो ये ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, इसको हम एक छोटे से रूप में आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन आपको स्वयं जानना है कि ज्ञान क्या है और जानकारी क्या है। जो गीता में लिखा है वो ज्ञान है कि जो आप मानते हैं वो आपके लिए ज्ञान। ज्ञान जो है या जानकारी जो है, हमारी इंद्रियों के संपर्क के माध्यम से मिलता है। जो भी हमारी आंख, नाक, कान है, त्वचा है, हम किसी चीज को कठोर बोलते हैं, किसी चीज को नरम बोलते हैं, कोई चीज हमको अच्छी लगती है, तो जो हमारी आंखें हैं उनसे संपर्क आता है किसी वस्तु का, किसी घटना का, किसी विचार का। और उससे फिर हमारे मस्तिष्क में जो ब्रेन कहते हैं जिसको, उसमें एक प्रकार की सनसनाहट सी होती है, वाइब्रेशन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। उसको हम एक अनुभव के रूप में देखते हैं। और वो जो अनुभव है उसका हम वर्गीकरण कर देते हैं जल्दी से। और वर्गीकरण करने के लिए हमारे पुराने जो अनुभव हैं, जो स्मृति है, जो ब्रेन में पहले से रिकॉर्डेड है, उससे मिला के देख लेते हैं और फिर उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। और फिर उसके बाद अनुभव और हमारी जो स्मृति है उनकी आपस में जो एक्शन रिएक्शन होता है, उसके आधार पर एक विचार बन जाता है। विचार किस रूप में बनता है कि सब चीज अच्छी है या ये चीज बुरी है। और फिर इस विचार के आधार पर हम अपने काम करने लगते हैं। और जैसे ही हम काम शुरू करते हैं तो ये विचार पुराना हो जाता है। कभी भी विचार वर्तमान तो हो ही नहीं सकता। विचार यदि वर्तमान में होता
तो क्या कहना था? विचार तो हमेशा हमारे पुराने अनुभव के आधार पर उत्पन्न हुआ है। फिर डर क्या है? अगला प्रश्न है कि डर क्या है। तो जब डर और भय क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और हमारे जीवन में ऐसा वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं और हम भी मानते हैं कि डर हमारी सबसे पुरानी भावना है। ये हमको हमारे पशु रूप से मिली है। डर सबसे पुरानी भावना है। इस विषय पे हम अगले सत्र में ज्यादा बात करेंगे, लेकिन आप सब लोग भी जानते हैं कि डर है क्या, चिंता क्या है। डर और चिंता क्या है, वरीज क्या है, आशंका क्या है, डर से दिल कैसे धड़कता है, ये सब चीजें आपको सोचना है। और इस पर हम आगे अगले सत्र में जब अपना इंतजार 5 मिनट का ब्रेक कर लेंगे उसके बाद करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न से ही हमारी सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। ये प्रश्न है कि आखिर हमारे सरोकार क्या है, हमारे जीवन में हम क्या चाहते हैं, हमारे मौलिक या दीर्घकालिक हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारे हित क्या हैं। और यदि इस प्रश्न पर भी हम आगे विचार करेंगे, लेकिन आप स्वयं भी सोचें कि हमको क्या करना चाहिए। ये हम लोगों को लगता रहता है, हमको सारे लोग बताते हैं कि हमको सच बोलना चाहिए, हमको मदद करना चाहिए, हमको अपनी नहीं सोचनी चाहिए, तमाम किस्म की बातें हैं। लेकिन क्या है ये आपको समझना है कि मेरा हित है क्या, मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। इसको यदि आप सोचेंगे और मुझे तो आपको समझ में आएगा और अपन इस पर भी अगले सत्र में थोड़ा सा विचार करेंगे। फिर जो हमारे चर्चा है कि लक्ष्य क्या है, संकल्प क्या है, ये लक्ष्य और संकल्प हम कैसे निर्धारित करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि गंभीरता क्या है। तो इस तरीके के 9 प्रश्न हैं और ये हम लोगों ने इनको संक्षेप में, मैंने केवल प्रश्नों को संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अब मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। करीब 7 मिनट करीब हम लोग इसमें चुपचाप अपने आप इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। चूंकि हमारे पास समय कम है, अन्यथा हम आपसे बात करते। यदि मनोज कुछ ऐसी व्यवस्था भविष्य में कर पाएंगे कि हम लोग बात कर सकें, तो जितने लोग अभी जुड़े हैं, मैं 2-3 दिन बाद बात करने फिर से तैयार हो जाऊंगा उनके मन में जो प्रश्नों के संदर्भ में यदि वो कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग करीब 7 मिनट मौन रहेंगे और इस मौन में सोचेंगे इन 7 प्रश्नों के बारे में अपने तरीके से। किसी प्रकार की पूर्वाग्रह विचारधारा इसको हमें मन में नहीं लाना है, न मनोविज्ञान लाना है, न दर्शन लाना है, न धर्म लाना है, न हमारी अब तक की शिक्षा को लाना है, न हमारे परिवार के संस्कारों को लाना है। हमको केवल ध्यान से इसको सोचना है। तो कृपया इसको सोचें और फिर हम 7 मिनट बाद मिलते हैं। इस समय 12:29 हो रहा है, समय कुछ थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम विचार करेंगे। तो 12:29 से 12:36 पर हम दोबारा चालू करेंगे और तब तक के लिए हम मौन रखते हैं। यदि पवन कुछ सुना सकते हैं तो सुनाएं। और हम ये यहाँ पर अपना क्लॉक चालू कर रहे हैं, और उससे हम 7 मिनट के तुरंत बाद आपसे बात प्रारंभ करेंगे। आप लोगों ने 7 मिनट जरूर चिंतन मनन किया होगा। अब जैसा मैंने आपसे बात की थी, जिन प्रश्नों पर आपके साथ में चर्चा नहीं कर रहा था उस बीच प्रथम सत्र में, उन पर अब हम चर्चा थोड़ा विस्तार से करेंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय है कि लक्ष्य के बिना अद्भुत सफलता संभव है। इस विषय पर हम बात शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला था कि जो डर है ये हमारे सबसे पुरानी भावना है, सबसे पुराना हमारा मेंटल रिस्पॉन्स है डर, जो हमें जानवरों से मिला है, ऐसा वैज्ञानिक बोलते हैं। लेकिन इस तथ्य का हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं है। लेकिन यदि जीवन में वो है तो क्या है कि जो मन डरता रहता है, जो डर में है, डर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। यदि डर खत्म हो जाए तो जीवन में बहुत सारी चीजें जो अभी हमको दिखती हैं वो ना हो। डर से मन में संशय होता है और मन में कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, स्ट्रगल होता है, और डर के कारण ही हिंसा होती है। और यदि डर ना हो तो हिंसा ना हो, और डर के कारण ही मन में विकृतियां उत्पन्न होती हैं। आप अपने डर के मारे आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपका अस्तित्व को, आपकी व्यवस्था को नुकसान होने वाला है, तो आप उसकी सेफ्टी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। डरे हुए मन में ज्ञान नहीं हो सकता है, वो चीजों को समझ नहीं सकता है, वो परेशान रहता है।
आप यदि डरते हैं और आप हिमालय पे भी चढ़ चुके हैं तो भी आप परेशान रहेंगे। आपके मन में यदि डर है और यदि आपके पास सोने की खदान है तो भी आप परेशान रहेंगे, तब भी आप निश्चिंत नहीं हो सकते। चाहे आपने हिमालय पे विजय प्राप्त कर ली हो, चाहे आपने के पास सोने की खदान क्यों ना, फिर भी आप यदि डरते हैं तो आप शांत नहीं रह सकते, परेशान रह जाएंगे। तो ये जो डर है, ये है, इस पे विचार करना चाहिए। और जिस तरीके से हमारा पालन पोषण होता है, शिक्षण होता है, समाज जिस तरीके से हमसे व्यवहार करता है, इसके कारण हमारे मन में ये डर की स्थिति बढ़ती रहती है। डर डेंजरस है और ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, हमारे पूरी विचार श्रृंखला को तोड़ता मरोड़ता रहता है। डर दो प्रकार का होता है, एक भौतिक डर और एक मानसिक डर। भौतिक डर पे हम चर्चा नहीं करना चाहते, भौतिक डर पे यदि चर्चा करेंगे तो पूरा विषय बदल जाएगा और वो हमारी चीजों को मदद नहीं करेगा। लेकिन यदि हम मानसिक डर को समझ जाएंगे तो भौतिक डर समझना भी बहुत सरल बात है, कोई समस्या नहीं। तो डर क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। अब हम सब किसी ना किसी बात से डरते रहते हैं। किन किन चीजों से हम डरते हैं, इसकी सूची बनाना लगभग असंभव है। हर व्यक्ति के पास अलग अलग किस्म के डर हैं और हर व्यक्ति को अलग अलग किस्म के कभी भी डर हो जाते हैं। कुछ डर अपन देख सकते हैं, यदि जो नौकरी कर रहे हैं कि साहब नौकरी छूट ना जाए, जो भी पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारा व्यवसाय अच्छी तरह चलेगा कि नहीं चलेगा। या कुछ लोगों को डर लग रहा है कि हमको कोई व्यवसाय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर डर होता है कि हमारे लिए जीवन में जब भी हम बढ़ते जाएंगे, आने वाले समय में रोटी कपड़ा मकान, इसके लिए हमारे पास व्यवस्था रहेगी कि नहीं रहेगी। फिर लगता है कि जब हम जीवन में सफल होंगे कि नहीं होंगे। फिर लगता है हमारे जीवन में मुझे प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम कुछ लोग तो प्यार क्या होता है इसके लिए डरते रहते हैं, प्यार समझते ही नहीं। अकेले ना हो जाए हम जीवन में। बहुत से लोग डरते हैं कि जब हम बुढ़ापा आएगा तो हम अकेले तो नहीं हो जाएंगे, किसी का साथ रहेगा कि नहीं, साथ नहीं होने का डर। बीमारी का डर कि हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे। यदि हमको कभी कोई एक आध बार दर्द हो गया तो दोबारा वो दर्द तो नहीं होने लगेगा। पड़ोसी, मित्र, समाज क्या कहेगा, इस बात का डर। यदि हमसे कोई गलती हो गई है, हम जो लगते हैं हमारी जो मान्यता है उससे विपरीत हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं, तो समाज का डर। मजाक उड़ने का डर, समाज में जो हमारी स्थिति है उसके समाप्त होने का डर। पत्नी का डर, पुत्र का डर, माँ का डर, पिता का डर, क्या सोचेंगे, इनके खो जाने का डर, किसी भी परिजन के खो जाने का डर, बुरियत होने का डर, मृत्यु होने का डर, लोगों के बीच छवि अच्छी बनने का डर, बिगड़ने का डर। हम विचार करते रहें, ये डर हैं। अब यदि आपसे पूछा जाए इन डर के लिए हम करते क्या हैं, इन्हीं को डर कहते हैं, इन्हीं को चिंता कहते हैं, कुछ लोग आशंका कहते हैं, अलग अलग शब्द हैं, छोटे मोटे उसमें विभेद हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली वो डर है। और यदि हम डरते हैं तो करते क्या, ये अगला प्रश्न है कि जब डरते हैं तो हम करते क्या है। तो हम भागते हैं डर से कि नहीं भाग जाएंगे, मानने को तैयार नहीं होते कि डर लग रहा है। हम उसको छुपाते हैं, मन में डर लग रहा है लेकिन सामने वाले से बोलते नहीं था वैसा नहीं। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमको बना रहता है कि साहब ये हमसे घटना हो गई थी, किसी को पता ना चल जाए, मम्मी को पता ना चल जाए, पिताजी को पता ना चल जाए, समाज को पता ना चल जाए, बॉस को पता ना चल जाए। यदि कोई गलती हो गई थी तो पता ना चल जाए। अभी जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का मामला हो गई, लोगों से गलती, डर रहे हैं। जो डर है उस पर विजय पाने का कोशिश करते हैं, उत्साह से विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। डर को हम दबाने की कोशिश करते हैं, डर को हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी गलतियों को और अपनी चीजों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं और उसे जो है उससे कुछ और बताने लगते हैं। ये सब डर के निपटने के हमारे तरीके हैं।
आप जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो भौतिक हो, ऊर्जा लगती है। हमारे पास बहुत सारी ऊर्जा है, लेकिन हमारी जो ऊर्जा जो है जब इन कामों में लग जाती है, डर से निपटने में, डर को दबाने में, डर को छिपाने में, डर को सही ठहराने में, तो हमारे पास ऊर्जा का क्षय होता है। ये ऊर्जा हमको किसी और चीज के लिए मिल सकती थी यदि हम डरते नहीं तो। इस ऊर्जा का क्षय होता है, और यदि ये ऊर्जा नहीं खत्म हुई होती तो हम अपने आप को प्रसन्न बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते थे, इसको हम और अधिक विकसित करने के लिए कर सकते थे, लेकिन ये ऊर्जा हमारी डर के कारण खत्म हो जाती है। अब डर है क्या? अभी तक तो हमने डर के बहुत सारे प्रकार देख लिए, डर की एक सूची, उससे निपटने का तरीका देख लिया, लेकिन क्या हम एक एक डर से निपट सकते हैं? लाखों डर होते हैं, रोज एक नया डर पैदा हो जाता है, तो फिर डर से आखिर हम निपटेंगे कैसे और है क्या? यदि हम चीज को समझ जाए कि डर है क्या, तो शायद हम उससे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। जैसा मैंने बोला, हम डर के प्रकार नहीं जानना चाहते, हम डर को जानना चाहते हैं। मूल रूप से डर क्या है, इस पर यदि हम विचार करेंगे, और है तो फिर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं कि डर है। डर का मतलब होता है कि what has been, जो क्या हो चुका है, and what should be, और क्या होना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो डर है। what has been मतलब past, and what should be is future। तो हमसे जो भी हमने काम किए हैं, जो भी हमारी अब तक की स्थिति है, उसमें जो कुछ में होता है, ये हो, अब हो गया, डर रहे हैं, अब कैसे करेंगे? अब हम तो नहीं कर पाए, उसका डर लगा रहता है। कोई गलती हो गई तो उसका डर लगा रहता है, किसी को पता ना चल जाए। तो जो हो चुका है उसका डर बना रहता है। और फिर क्या होना चाहिए, हम लोग अपने सिद्धांत के आधार पर किए। मेरे बेटे की IIT में रैंक आना चाहिए, मेरे बेटे को एक अच्छा व्यवसायी बनना चाहिए, जो कुछ भी हम सोचते हैं। क्योंकि, और ये क्यों सोचते हैं, इस पर भी अपन आगे विचार करेंगे। हमने ठंडे पानी से नहा लिया, बीमार हो जाएंगे, डर, तो हमको हमारा अनुभव है कि ठंडे पानी से नहा लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अब नहा लिया कि गीले हो गए हम बरसात में, तो डर लगने लगेगा। हम कोरोना पेशेंट से मिल लिए, हमारे पास से कोरोना पेशेंट आ गया, अब डर रहे हैं कि कोरोना हो जाएगा, हम परीक्षा नहीं पास कर पाएंगे, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होगा, हमारी दुकान नहीं चलेगी। ये सब हमारे डर क्या है? तो क्या होना चाहिए, हम अपने भूतकाल के अनुभव पर निर्धारित करते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि भूतकाल का अनुभव तो जा चुका है, भूतकाल के अनुभव पर हम क्या होना चाहिए निर्धारित करते हैं। मतलब हम अपने भूतकाल को का जब प्रोजेक्शन करते हैं भविष्य में, तो भविष्य बन जाता है। तो भूतकाल ही भविष्य में पहुंच जाता है, और भूतकाल और भविष्य, भूतकाल से भविष्य नहीं बनता आपके वर्तमान से। बीच में वर्तमान में आप आज जो कर रहे हैं उससे आपका भविष्य बनेगा। और what should be and what will happen के बीच का जो गैप है वो डर है, और what should be जो है और what will be के बीच का जो डर है, का जो गैप है वो डर है। और आप जानते हैं कि आपने जो what should be बनाया है वो भूतकाल के अनुभवों के आधार पर बनाया है। अब ये बहुत गंभीर सी बात है, इसको यहाँ पे अपन सोचते हैं और आप इसको आगे विचार करेंगे कि ये डर इस तरीके से यदि हमको समझ में आ जाए। इस तरीके से डर हमको एक लगता है एक विचार है, जैसा हमने आपसे पूछा था। विचार भी कुछ इसी तरीके से बनता है जो हमने आपकी प्रोसेस बताई थी। तो डर एक विचार है, समय भी एक विचार है मनोविज्ञान में। तो इन विषयों पे लंबे तरीके से बात कर सकते हैं, लेकिन डर क्या होना चाहिए और क्या है के बीच का गैप, क्या होगा के बीच का गैप डर है। अब जैसे मैंने आपसे एक प्रश्न और किया था, तो अब ये इसको हम यहीं खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय चलेगा, कई देर तक बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ यहीं खत्म करते हैं। इस पर आप आगे चिंतन करेंगे। अगला है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट वी वांट। और ये बहुत छोटी सी चीज है, हम कोई भी सही उत्तर देगा तो क्या लगेगा,
साहब मेरी प्रगति होना चाहिए, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी चलना चाहिए, नहीं मिली है तो मिलना चाहिए, मेरा परिवार स्वस्थ रहना चाहिए, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर, मेरा देश, ये सब ठीक होना चाहिए, ये श्रेष्ठ होना चाहिए, ये सुधरना चाहिए। मेरी शक्तियां पावर होना चाहिए, मेरे पास प्रभाव होना चाहिए, मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं लोगों को, आदि आदि। यदि इन सब चीजों को आप सोचोगे, आप चाहते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि वास्तव में सबसे पहले मैं चाहता हूं। लेकिन जब हम आपसे बात करें, आपसे पूछें कि आप क्या, तो हम अल्टीमेटली हम सारे लोग संतोष चाहते हैं, लेकिन अपने विचारों के कारण, जिस तरीके का हमारे समाज में परंपराएं हैं, जो धारणाएं हैं, उनके चलते हुए हम इसको कह नहीं सकते। यदि हम इसको स्वीकार कर लें कि हम क्या चाहते हैं, तो बहुत समस्या खत्म हो जाएगी। अब जब हम अपना हित चाहते हैं, और हित हम कैसे चाहते हैं? हित हम अपने अनुभवों के आधार पर निर्धारित करते हैं कि हमारा हित क्या है, जैसा हमने अभी डर के आधार पर बात की। तो what is and what should be, what has been, अब तक जो हो चुका है उसके आधार पर अब हम निर्धारित करते हैं कि कल क्या होना चाहिए। हम संकल्प लेते हैं, हमको जो डर लगा रहता है कि साहब ऐसा ऐसे यदि हो जाएगा, यदि मेरे पास एक मकान आ जाएगा तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरे पास एक कार हो जाएगा मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं सिविल सर्विस में पास हो जाऊंगा मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगा मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मैं क्लर्क बन जाऊंगा मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरा व्यापार ठीक से चलने लगेगा मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ऐसा हम मानकर इन सब चीजों को निर्धारित करते हैं। अब यदि हम ऐसा बनना चाहते हैं तो हम इसके लिए करते क्या है? आप क्या बनेंगे इससे नहीं निर्धारित होगा कि आपने क्या सोचा है, आप क्या कर रहे हैं उससे निर्धारित होगा कि आप क्या बनेंगे। तो केवल लक्ष्य निर्धारण करने से आप कुछ बन नहीं सकते हैं, चाहे वह खिलाड़ी बनना हो, चाहे वह म्यूजिशियन बनना हो, चाहे वह पेंटर बनना हो, और चाहे वो किसी परीक्षा में पास होना हो। ये संक्षेप में हमने आपसे बात की, लेकिन आपको इस पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम सब मानते हैं कि हमारे जीवन में लक्ष्य बनना बहुत जरूरी है। अब मैं कुछ उदाहरण बताता हूं आपको कि कैसे जिंदगी में आपकी सफलताएं लोगों को मिली हैं। कसन भाई पटेल का आपने नाम पता नहीं सुना कि नहीं सुना, निरमा कंपनी के निर्माता। ये इन्होंने बीएससी केमिस्ट्री की थी, और बीएससी केमिस्ट्री करने के बाद इन्होंने एक प्राइवेट फर्म में नौकरी की। प्राइवेट फर्म के बाद गुजरात माइनिंग डिपार्टमेंट में ये केमिस्ट बने, और उसके बाद इन्होंने अपने घर के पीछे, क्योंकि उनके पास केमिस्ट्री का अच्छा ज्ञान था, केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने डिटर्जेंट बनाकर बेचना शुरू कर दिया, निरमा पाउडर। और उन्होंने उस समय 3 रुपए किलो बेचते थे वो निरमा पाउडर, और बाजार में उस समय चलने वाला सर्फ वगैरह 9 रुपए किलो बिकता था। और जैसे उनने बेचना शुरू करा, धीरे 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 एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई, 800-900 करोड़ की इंडस्ट्री बन गई। तो ये जो कसन भाई हैं, इन्होंने कभी इंडस्ट्रीज बनना नहीं सोचा, वो तो केमिस्ट बने थे, और एक डिपार्टमेंट सोच के दूसरे डिपार्टमेंट में आए थे। जब वो हमारी उम्र के थे, यंग आदमी थे, तब वो बचपन में वो उस तरीके की उन्होंने सोच रखी थी और नौकरी करना भी शुरू की थी। लेकिन उनको केमिस्ट्री आती थी, उनको पसंद था, उन्होंने घर पे अपना पिछवाड़े काम करना शुरू किया और इतनी बड़ी इंडस्ट्री डाली। दूसरा उदाहरण हमारे यहाँ धीरू भाई अंबानी जी भी हैं, उन पे विचार करो आप। वो भी एक छोटे से बिजनेस से चालू हुए थे, कई जगह और कहते थे, बड़े उनका तेज था, उग्र स्वभाव था उनका, उनके बहुत से लोगों से पटती नहीं। उन्होंने एक मुंबई में यहाँ वहां रह के दुनिया भर में घूम के आने के बाद उन्होंने मुंबई में एक कंपनी डाली थी, एक छोटे से 350 स्क्वायर मीटर के 350 स्क्वायर फुट के कमरे में।
और खुद बैठते थे, एक टेबल लगाते थे, उनके भाई के साथ मिलकर उन्होंने काम शुरू किया था ट्रेडिंग का। और दोनों भाई बहुत ही सेफ चलने वाले थे और ये रिस्क लेने वाले थे। दोनों ने मिलकर फिर थोड़ी देर में झगड़ा हो गया और आज देखते हैं अपन कि धीरू भाई अंबानी कहाँ पहुंच गए। तो ये दूसरा धीरू भाई अंबानी का उदाहरण। किर्लोस्कर भी ऐसे ही थे। बिल गेट की फैमिली लायर्स की फैमिली थी। जिन दोनों बिल गेट कंप्यूटर चलाना सीखते थे, उस समय कंप्यूटर का बिजनेस नहीं था, लेकिन उनको अच्छा लगता था। बचपन में स्कूल में सब जगह वो कंप्यूटर की कोडिंग करते थे, उनको बड़ा मजा आता था। उसको उन्होंने अपना व्यवसाय चुन लिया, अच्छा लगता था। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि बहुत बड़े इंडस्ट्रीज बनने वाले हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर इंडस्ट्री के मालिक होंगे, दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाएंगे, कभी नहीं सोचा था। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वर्तमान, उन्होंने कभी लक्ष्य बनाया होगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं? वो तो एक कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, ध्यान से अच्छे से काम करते थे, प्रधानमंत्री बने। महात्मा गांधी तो बैरिस्टर बनना चाहते थे। पढ़ने लिखने के बाद बैरिस्ट्री करने गए थे अफ्रीका। वहां उनके साथ अन्याय हो गया। उनको लगने लगा कि नहीं साहब, उनके मन में पसंद आई उनको कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई करनी, और उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी। और फिर अपनी पूरी जिंदगी पूरे मन लगाकर, जो उनको पसंद था, जो उन्होंने निर्धारित किया था, उस मन लगाकर उन्होंने पूरी लगन से अन्याय के खिलाफ लड़ा। जहां उनको अन्याय दिखता था वहां लड़ते थे। और लड़ने का उन्होंने अपना एक तरीका अपने ढंग से ढूंढा था, किसी और के बताए हुए तरीके पे नहीं काम करता। अन्याय के खिलाफ लड़े और वो महात्मा गांधी बन गए। महात्मा गांधी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया था क्या उन्होंने? और देख लीजिए आप, सचिन तेंदुलकर ने दुनिया का श्रेष्ठतम बल्लेबाज बनने का लक्ष्य नहीं किया था। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं सबसे अच्छी सर्वाधिक सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड बनाऊंगा। लेकिन उसको क्रिकेट पसंद थी, क्रिकेट खेला। क्रिकेट खेलते खेलते, लगातार खेलते हुए, मन से खेलते हुए वो इतने बड़े क्रिकेटर बन गए। एक मैं आपको हल्का सा उदाहरण भी देना चाहता हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। टीवी शो देखा था मैंने, एक पॉकेट मार टीवी शो था, पॉकेट मार आया था, उसको अलावा कुछ नहीं आता। उसने धीरे धीरे जेब काटने की कला, उसने चिंतन किया कि क्या करूं मैं, जेब काटने के अलावा मेरे से कुछ बनता नहीं है, यदि जेब नहीं काटूंगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो उसने एक नया तरीका दिखाया। उसने स्टेज पर जेब काटने के तरीके को बताने का स्टेज पे शो करने लगा। वो कहले साहब, मैं आपका जेब काट सकता हूँ आपसे बात करते हुए। और उसने अनेक स्टेज शो में आयोजकों के जेब काटे, बताकर कि मैं आपका जेब काट लूंगा। और ये उसकी प्रदर्शन की कला थी। बहुत से लोग दर्शकों में भी से आते, ठीक है हम आपसे बात करें, काट के बताओ, और वो काटते। और अब उसको जेब के काटने के हुनर के प्रदर्शन से पैसे मिलने लगे, ना कि जेब काटने से। तो आप सोच सकते हो कि यदि आपकी जो हुनर है, यदि उसको आप श्रेष्ठता की चरम सीमा पे ले जाते हो मन लगाकर, तो क्या हो सकता है। और वो व्यक्ति जेब काटने के हुनर के प्रदर्शन को करने के बाद एक बड़ा आदमी बन गया, उसके पास बहुत सारे पैसे आने लगे। बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने कभी जो उन्होंने खोज की है उनके प्लान नहीं थे, केवल वो अपने काम में लगे रहते थे। और काम करते करते उनको समझ में आ जाता है। बचपन में बहुत से लोग यहाँ पढ़े होंगे, उन्हें देखा होगा कि फेराडे को कैसे पता चला था विद्युत इंडक्शन का इम्पैक्ट, कैसे सीखा था उसने, कैसे पता चला था। न्यूटन को लेटे लेटे पत्थर गिरते समय कैसे पता चला था कि फल गिरते समय की गुरुत्वाकर्षण है। ये सब चीजें बहुत सडन हुई थी, किसी प्लान से नहीं हुई थी कि साहब हम गुरुत्वाकर्षण खोजने जा रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण खोज लाए। अभी हमारे जो मनोज हैं, जिससे हमारे इस चर्चा का जहां से प्रादुर्भाव हुआ था, आप सब लोग सुन रहे थे, मनोज की सफलता की कहानी शेयर हुई थी। अब वो आप लोगों जिनने सुनी हो या मनोज की कहानी कहीं मिल जाएगी फिर से। एक छोटे से गांव थे जहां स्कूल भी नहीं था, इंजीनियर बनना चाहते थे, था नहीं, एडमिशन नहीं मिल रहे थे, अंग्रेजी नहीं जानते थे। धीरे धीरे उन्होंने, जब जैसे उनके पास अवसर आते गए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था जब वो युवा थे या जब बच्चे थे कि मैं एक कॉलेज खोलूंगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कंप्यूटर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा जो भारत के बाहर तक काम करेगी। और बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से हमारे पास में मनोज सोनी जी ने भी ऐसा किया। तो कितने सारे आपके पास उदाहरण हैं जहां पर आपने देखा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारण करने का। अब आपसे एक दूसरा उदाहरण की यूपीएससी और पीएससी की परीक्षा है। इन परीक्षाओं में हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं पास होने का। 5 लाख लोग का टारगेट होता है लक्ष्य पीएससी की परीक्षा पास करना। 15 लाख लोगों का टारगेट होता है यूपीएससी की परीक्षा पास करना।
ओलंपिक के गेम में भाग लेने वाले हर खिलाड़ी का लक्ष्य होता है ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतना। क्या जितने लोगों के लक्ष्य इस तरीके के हैं वो सब प्राप्त कर पाते हैं? क्या पीएससी की परीक्षा देने वाले सब लोग पास हो जाते हैं? क्या यूपीएससी की परीक्षा देने वाले सब लोग यूपीएससी पास हो जाते हैं? टारगेट तो सबने बनाया। क्या ओलंपिक में दौड़ने वाला हर धावक गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल प्राप्त कर पाता है? नहीं। क्यों नहीं कर पाता? तो व्हाट इज द डिफरेंस? गोल तो सबने बना रखा था, सबने गोल बनाया था, फिर क्यों नहीं जीता वो? यदि वो गोल बनाकर जीत सकता था, लक्ष्य बनाकर जीत सकता था, तो फिर सारे लोग क्यों नहीं जीते? तो जो डिफरेंस है वो है उनके एक्शन, उनके काम, उनकी रुचि के अनुसार काम। जिस व्यक्ति ने अपनी रुचि के अनुसार काम किया, जिस व्यक्ति को पढ़ने में मजा आने लगा, वो जीत सकता है। मेरा अपना भी उदाहरण है, मुझे कभी नहीं मालूम था। मैं अपने सुनते सुनते मुझे लगा, मैंने 8वीं क्लास में डिसीजन कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। पास हुआ, 11th होती थी उन दोनों, मुझे सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गए। मैंने एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़कर साइंस कॉलेज में ले लिया। अब जो परिस्थिति थी, लोगों ने समझाया कि मत करो भाई, ऐसा नहीं है, तुम जाओ। मेरे जो एडमिशन वाले टीचर इंचार्ज थे, उन्होंने मुझे लगातार मना किया कि नहीं, आप मत करिए, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मैं तो यही करूंगा। फिर कुछ ने सलाह दी कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो वो बदल लीजिए, मगर जो परिस्थितियां थी, दिल्ली चले जाइए। दिल्ली भी गए, वहाँ बहुत पैसे लग रहे थे, छोड़ छाड़ के आकर फिर बीएससी की, एमएससी की, और अंततः पहले अटेम्प्ट में हम स्टेट सिविल सर्विसेज पास हुए। मुझे कभी नहीं लगा, और अनफॉर्चुनेट बताऊं बात आपको, जब मैं स्टेट सिविल सर्विसेज पास हो रहा था, उस समय मैं यूपीएससी की तैयारी, तो ये पास हो जाना भी मुझे महत्वपूर्ण नहीं लगा। तो लक्ष्य से केवल निर्धारण करने से नहीं होती कि आप क्या कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, मन लगाकर कर रहे हैं, फ्लो में कर रहे हैं, उससे सफलता मिलती है। और फ्लो में करने का मतलब होता है वो है काम जिसको करते करते आपको समय का बोझ न रहे। आप करने बैठे तो आपको लगे ही नहीं कि समय निकल गया है, वो कहलाता है कि आप मन लगाकर काम कर रहे हैं। यदि आप करने बैठे, आप पढ़ रहे हो, बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो इसका समझ लीजिए का मतलब है कि आप पढ़ नहीं रहे, आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। यदि पढ़ने में मन लग रहा है तो घड़ी नहीं देखेंगे आप। यदि आप म्यूजिक बजाना सीख रहे हो, और यदि आप बार बार घड़ी देख रहे हैं, नृत्य की क्लास गए हो, बार बार घड़ी देख रहे हैं, तो आपका मन नहीं लग रहा है, फिर आप मम्मी पापा के कहने से कर रहे हैं। तो मन लगाकर काम करना अपनी सफलता का एक बहुत बड़ा कारक है, जो मुझे लगता है, और उसके आधार पर भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बातें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। कुछ अधिक समय हो गया है निर्धारित से। अब मैं चाहूंगा कि यदि किसी के पास कुछ प्रश्न हो तो वो प्रश्न कर सकते हैं। 4-5 प्रश्न हमको आनंद जी यदि बताएंगे तो उन पर हम बात कर सकते हैं। और यदि मनोज से, जैसा मैंने रिक्वेस्ट किया है, फेसबुक पर भी हमारे पेज पर किसी को कुछ कमेंट करना हो, प्रश्न करना हो, तो उस पर डाल दे। हम दोनों पर विचार करके, अभी हो पाएगा फेसबुक के पेज पर तो मैं लिखकर या वीडियो बनाकर जब उनको जवाब दे सकूंगा, या एक और कार्यक्रम इसी तरीके का जिसमें हम इन सारे जो लोगों ने मुझे सुना है उनके प्रश्नों के उत्तर अपने हिसाब से दूंगा, और फिर वे अपने निर्णय करेंगे। धन्यवाद आनंद जी, थैंक यू वेरी मच। और आप सभी सुनने वालों को भी मेरा हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। आपने एक जो एस्टैब्लिश फैक्ट है उसको झंझोड़ा है, और एक मौका दिया है कि लोग आत्मविश्लेषण करें और पता लगाए कि किस तरह से उनके व्यक्तिगत जीवन में, इन देयर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, किस तरह से ये लक्ष्य निर्धारण को लेके जो अलग अलग विचार है, अलग अलग भ्रांतियां है, हर एक के अपने अपने धर्म है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आपने उस पर प्रकाश डाला। और ये बात तो निश्चित है कि जो शीर्षक आपने लिए थे, जो 9 टॉपिक्स आपने लिए थे, वो अपने आप में एक बहुत गहराई वाला विषय है, जो 1 घंटे में तो करना उसे लगभग असंभव है। हम सिर्फ ये मान सकते हैं कि एक हमें मौका मिला है एक नए सागर के अंदर गोते लगाने का। तो कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर मैं आमंत्रित करता हूँ कि किसी का कोई प्रश्न है जो इससे रिलेवेंट है और उससे हम बात कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल अनम्यूट करके मनोहर जी से पूछिए और उनसे पता करते हैं। कोई है जो इस पर बात करना चाहेगा? कोई प्रश्न है? हम 2-3 प्रश्न ले सकते हैं। मेरे पास भी एक प्रश्न है मनोहर जी।
मैं जैसे सबके हो जाते उसके बाद में मैं पूछूंगा। तो राकेश जैन अमोल जी ने हाथ ऊपर करा है। राकेश जी, आपके पास क्या प्रश्न है कोई? हेलो राकेश जी। आनंद जी जी, ये आशीष जी का एक क्वेश्चन है, चैट विंडो पे आया है, वो देखिए। हाँ, ये गर्वित सोलंकी, आशीष जी का भी है, से ध्यान हट जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आए हैं मनोहर जी, कि लक्ष्य से कई बार ध्यान हट जाता है, ठीक है। और एक गर्वित सोलंका जी का क्वेश्चन आया है, रिजल्ट ओरिएंटेड होना जरूरी है या प्रोसेस ओरिएंटेड होना जरूरी है, बेहतर क्या है? तो दुबे जी, दो क्वेश्चन है, आप अगर उसको दोनों को मिलाकर बोले तो भी एक अच्छा रहेगा कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना जरूरी है कि प्रोसेस ओरिएंटेड, कौन सा बेहतर है? और कई बार लक्ष्य से ध्यान हट जाता है, तो आप जरा बताएं कि इससे कैसे हम उभर सकते हैं। धन्यवाद। ये दो प्रश्न पे हम आपसे विचार करेंगे। एक चीज और मैं बीच में असली में आपसे शेयर करना चाह रहा था, जो हम लोगों ने एक सर्वे किया था उसी के संदर्भ में। जैसा मैंने बताया था कि 90% लोग मानते हैं कि लक्ष्य जरूरी है सफलता के लिए, और उसी के लाइन में ये प्रश्न भी है। और उसी सर्वे में कुछ बातें और की थी हमने, तो लगभग 80% लोगों ने बोला कि वो जीवन में सबसे सर्वाधिक रूप से आनंद या खुशी चाहते हैं। और उस सर्वे में, इसमें कुछ लोगों ने भाग लिया होगा, ये सर्वे हमारा चल रहा था, मनोज का कहना है कि सभी प्रतिभागियों को उसने इन सर्वे में भाग लेने दिया था। तो उस सर्वे में कुछ प्रश्न थे महत्वपूर्ण, 2 मिनट इसमें लेंगे, फिर हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो 80% लोग चाहते हैं कि खुशी मिले उनके जीवन में। और यदि 80% से जो बाकी 20% लोग बच गए हैं, उनसे भी यदि गहराई से बात करो और उनसे चर्चा करो, तो वो भी अंततः खुशी ही चाहते हैं। और लगभग 100% लोग खुशी चाहते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो खुशी नहीं चाहते। लेकिन जब जीवन में हम लोग निर्णय करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तो वो खुशी के खिलाफ निर्णय करते हैं। नौकरी, कुछ चाहे हम सामान्य निर्णय करें दैनिक जीवन के या बड़े निर्णय करें, दोनों में हमारा जो तरीका होता है वो खुशी के खिलाफ होता है निर्णय करने का। नौकरी लेने के संदर्भ में हमने बोला, हम सब जानते हैं बचपन से कि हम यदि अपने घर के आसपास रहते हैं कंफर्टेबल रहेंगे। यदि नौकरी कम समय की हो तो कंफर्टेबल रहेंगे, हमको छुट्टी मिलना चाहिए, लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए, सब मिले। परंतु जब निर्णय लेते हैं तो अधिक पे के आधार पर टेंशन वाली नौकरी लेते हैं। और सर्वे में खुशी को समर्थित करने वाली नौकरी करने की संख्या 57% लोगों की है। 80% में से 57% लोग ही खुशी के अनुकूल नौकरी चाहते हैं। मतलब लगभग 23% लोग अपने खुशी के खिलाफ निर्णय ले रहे हैं। रहना खुश चाहते हैं लेकिन नौकरी के तनाव की करना चाहते हैं। भोजन करने के संदर्भ में जो उनको अच्छा लगता है, जो रोज घर पे खाते हैं, यदि किसी पार्टी में जाएं तो वो भोजन नहीं करना चाहते, वो महंगा भोजन करना चाहते हैं। कुछ लोग स्वास्थ्यवर्धक भोजन करना चाहते हैं, लेकिन वह भोजन नहीं करना चाहते जो उनको अच्छा लगता है। केवल 11% लोग वो भोजन करना चाहते हैं जो उनको घर पे रोज खाते हैं, अच्छा लगता है। किसी पार्टी में वो दूसरे प्रकार का भोजन करते हैं। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए जो भोजन अच्छा रहे, आनंद के लिए आपको मनपसंद भोजन करना चाहिए। मकान खरीदते समय भी आप ऐसे निर्णय करते हैं हम सब लोग कि 80% लोग खुश होना चाहते हैं, लेकिन 57% उस लोकेलिटी में रहना चाहते हैं जहां वो रहकर खुश रह सकते हैं, जहां उनके मिलने जुलने वाले हों, उनके समकक्ष लोग रहते हों, जहां किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना होती हो। ऐसे लोगों की संख्या 57% है। कपड़ा शर्ट खरीदने जाते हैं यदि उसमें आप किसी सेल में, तो पसंद वाली शर्ट खरीदने वालों की संख्या 59% होती है। महंगी शर्ट खरीदते हैं बाकी लोग। और यदि आप मित्र बनाना चाहते हैं तब भी आप मित्र केवल 65% लोग वो बनाते हैं जिसके साथ वो खुश रह सकते हैं। और बाकी जो 25% लोग हैं वो पैसे वाला, प्रभाव वाले व्यक्तियों के मित्र बनाना पड़ता है, चाहते हैं, चाहे उनके दरवाजे पे वो खड़े रहें जाके, चाहे उनको बैठने की जगह न मिले, लेकिन आप मित्र बनाना चाहते हैं किसी रुतबेदार व्यक्ति को, किसी बड़े पद वाले व्यक्ति को, किसी धनवान व्यक्ति को। इस तरीके का ये हमारा निर्णय लेने का जो तरीका है वो खुशी के खिलाफ रहता है। अब प्रश्न जो है, एक ये लक्ष्य से कभी कभी ध्यान हट जाता है, और दूसरा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो अब ये दो प्रश्न किए गए हैं।
दोनों का भाव बिल्कुल लगभग एक से। आनंद जी आपने बड़ा अच्छा किया, दोनों को एक साथ दे दिया। मैंने शुरू से ही बोला था कि यदि जो काम आपका, जिस काम को आपको मन लगता है, जिसमें आपके पास कैपेसिटी है, जिसमें आपका हुनर है, उस काम को करने से मन कभी हटता ही नहीं है। जब आप किसी और के कहने से कुछ काम को करते हैं, आप चाहते हैं सोना, आपको लगता है कि आप आराम मिलना चाहिए, आपको कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप दौड़ें। आपको एथलीट बनने का सपना दिखा दे आपके पिताजी, क्योंकि वो एथलीट थे, और आप चाहते हो कि नहीं मैं तो बैठ के पुस्तक पढ़ूंगा, तो ध्यान हटेगा। परंतु यदि वो काम आपके मन का है तो आपका लक्ष्य से कभी ध्यान हटेगा ही नहीं, और आप अच्छे धावक बन जाएंगे। तो मेरा, जैसा मैंने शुरू से ही बोला, अब मेरे कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जैसा मैंने आपसे बोला था कि प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट। इतने सारे लोग लक्ष्य बनाकर अपना काम करते हैं, लाखों की संख्या में 15-15 लाख लोग यूपीएससी के लिए फॉर्म भरते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, लेकिन उनमें से केवल 0.1%, 0.2% लोग पास हो पाते हैं। वो ही सफल होते हैं, उनके लक्ष्य पूरे होते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी करने का तरीका, उनकी शिद्दत, उनका लगाव अलग होता है। इसमें मैं एक और 2 उदाहरण बताना चाहता हूँ, नाम फिर मुझे याद नहीं है। एक अभी मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस का काम करते हैं, और एक अभी हमने न्यूज में पढ़ा था, एक व्यक्ति 40वीं परीक्षा के रूप में आईएएस में पास हुआ। उसके पहले 39 परीक्षाओं में, यह संख्या कम ज्यादा हो सकती है, वो फेल हुए थे। छोटी क्लर्क से लेके सिविल सर्विसेज तक की तमाम परीक्षाएं उन्होंने दी, और 29 में वो फेल हो गए और पास हुए यूपीएससी में। अच्छी रैंक उनकी आई, न्यूज मैंने पढ़ा था। इसी तरीके से जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे साथ आईएएस हैं, वरिष्ठ हैं, मेरे बॉस रहे हैं, कभी मित्र भी हैं, वो उन्होंने कई परीक्षाएं दी, क्लर्क से लेके बैंक के क्लर्क की परीक्षा दी वगैरह वगैरह, उनमें पास नहीं हुए। और इवन डिप्टी कलेक्टर के लिए सिविल सर्विसेज, राज्य सिविल सेवा की परीक्षा दी, उसमें पास नहीं हो रही है। तो इसमें क्या है कि वो जो उनको पढ़ने का काम अच्छा लगता था, मन लगाकर करते रहे, और अंततः वो पास हुए। तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्य तो आपको मिलेगा ही यदि आप उसमें काम कर रहे हैं लगातार, आज नहीं तो कल मिलेगा। मेरे कजिन हैं, वो 10वीं बार में स्टेट सिविल सर्विसेज पास हुए, 10 बार उन्होंने लगातार दी। 4-5 साल 8 साल पहले एक पीएमटी होती थी अब मध्य प्रदेश में, तो पीएमटी के टॉपर ने 8वीं बार में पास किया। तो सवाल यह है कि जो मन लगाकर, जो थकता नहीं है, जो एक मन लगा के अपने काम में लगा रहता है, वो पास होता है। रिजल्ट लक्ष्य बनाने वाले तो 15 लाख लोग, मगर आपको जो उचित लगे आप अपने ढंग से काम करिए। धन्यवाद। मनोहर जी, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और आए हुए हैं, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो हम इनको निराश नहीं करते। 3 प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद बाकी सारे लोग प्रश्न मनोज के पास पहुंचा दें जी, और हम उसको फिर आगे कैसे उनसे बात करना कर लेंगे जी। तो बताएं, अगर आपको लगता तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि लक्ष्य के लिए जैसे यूपीएससी है, पीएससी है, जो भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, कभी लगता है कि मैं बिल्कुल 7वें आसमान पर हूँ, कभी लगता है कि मैं एकदम गर्त में गिरते जा रहा हूँ। तो ये विचारों का जो उतार चढ़ाव रहते हैं, जिसको साइकोलॉजी के टर्म में मूड स्विंग्स कहते हैं, कि कभी बहुत खुश तो कभी बहुत दुख, वो एक स्थिति तितिक्षा वाली नहीं रहती है, जो कि कोई भी बड़ी चीज को पाने के लिए बहुत बहुत जरूरी रहता है। तो आप इस पर थोड़ा प्रकाश डाल पाएंगे कि इसको किस तरह से एक स्थित प्रज्ञ और एक मस्तिष्क को स्थित रख के कुछ कार्य करा जाए? इसलिए वही फिर मैंने बोला कि स्थित प्रज्ञ एक सिद्धांत है। इस तरीके की जब यदि तुम किसी इस तरीके की बात करते हो, कठिनाई होने लगती है। कंसिस्टेंसी, मूड स्विंग, जैसे हमने आपसे बात की थी कि हमारा शरीर है और मन है। शरीर की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, मन की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। शरीर को बहुत सी चीजें चाहिए, यदि वो नहीं मिलेंगी तो शरीर काम नहीं करेगा। मन यदि उसके अनुकूल काम नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा। अब सफलता, आपने सिविल सर्विसेज का पास करने का निर्णय लिया है, पीएससी पास करने का निर्णय, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ये निर्णय आपने अपने मन से लिया है कि किसी और के। इसलिए किसी और के कहने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी धारणाओं के आधार पर लिया है कि आपने अपनी प्रकृति के आधार पर लिया है।
धारणाओं के आधार पर लेने का मतलब होता है कि आपको लोगों ने बताया है कि सिविल सर्विसेज पास कर लेने से बहुत सफलता मिले, बहुत बड़े आदमी बन जाओगे आप। तो यदि किसी के कहने से आपने निर्णय लिया है कि आपने अपने मन से निर्णय लिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे कार्यक्रम के लिए। यदि आपने किसी के कहने से लिया है तो आपको जो आप बोल रहे हैं समस्याओं से आप जरूर जुड़ेंगे। आपके मूड में गड़बड़ी आएगी और आपको कई बार हताशा लगने लगेगी और आपका मन कहीं और जाएगा। जैसा पहला प्रश्न था, रिजल्ट, आपका ध्यान हटता है, वो हटेगा ही, क्योंकि आपने अपने मन से तो किया नहीं है। आप चाहते तो म्यूजिशियन बनना है, आप चाहते तो व्यापार करना है, आप चाहते तो है क्रिकेटर बनना है, तो जो आप करना चाहते हैं वो नहीं करेंगे, वो कोई दूसरी चीज किसी के कहने से करेंगे, किसी धारणा के आधार पर करेंगे, आप अपने आप को बिना पहचाने करेंगे, तो समस्या पैदा होगी। और रहा सवाल मूड स्विंग का, वो तो स्वाभाविक है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आप सोचेंगे कि 1 वर्ष तक आप लगातार तैयारी करेंगे और आपके मूड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये तो आपके अनुभव, दैनिक अनुभव उससे भिन्न है। कभी आपको सर्दी होगी, कभी आपको बुखार आएगा, कभी आपके घर में कोई घटना होगी, कोई दुर्घटना होगी, कभी कोई आकर्षक चीज आएगी, कभी कोई अच्छी फिल्म लगेगी, तो सब आपको करना ही पड़ेगा, उसके साथ काम करना पड़ता है। तो ये आपके निर्णय हैं और इनसे आपको एडजस्ट करके काम करना पड़ता है। ये मेरा सोचना है। अब सामने वाला कैसे करेगा ये मैं नहीं जानता, ये मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा मैं समझता हूँ। और आपको जब तैयारी करते हैं किसी तरीके की, तो इस तरीके के मार्जिन आपके साथ में होना ही चाहिए। थैंक यू। यदि आप बिल्कुल नेक टू नेक तैयारी करेंगे तो नहीं कर सकते जी। थैंक यू। तो अभी सर आपकी तरफ से और कोई इनपुट है कि सेशन को थोड़ा नहीं, बस मेरे तरफ से तो मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, कि आपने मुझे इसके काबिल समझा कि आप सारे लोग सुन रहे हैं। दुबे जी, मैं तो ये बोलूंगा कि आपको इतने सारे क्वेश्चंस आने वाले, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो आप प्लीज थोड़ा मनोज जी से संपर्क में रह के हमें ये करना है। ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन लग रहा है मुझे, और ऐसा लगता है कि एक सीरीज भी चालू करनी चाहिए हमें। हमने क्या करा है कि एक ट्रेलर दे दिया है और जिसको बोलते हैं जख्मों को हरे कर दिया है। अब हम एक बात तो मैं बोलना चाहूंगा, 1 घंटे में हमने न्याय नहीं कर पाए टॉपिक के साथ। हमें इसके ऊपर अगर हो सके तो एक सीरीज जैसा या कुछ करके हमें करना चाहिए, क्योंकि द रेट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज वेरी रिच एंड हाई एंड मोस्ट पीपल मे नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस इन अ फर्स्ट गो। तो मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा जैसे भी 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, और चूंकि अब तो आप सेवानिवृत्त हो गए तो अब तो आपका टाइम ही होगा जी। जी, तो मैं विचार करूंगा आपके प्रस्ताव पर मैं विचार करूंगा जी। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं। कोई भी कार्यक्रम की सफलता में वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उससे देखता हूँ। अगर वहाँ पे क्वेश्चंस आए जा रहे हैं उसका मतलब ये है कि दे आर इंटरेस्टेड इन द टॉपिक, दे आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन। तो मनोज जी, थोड़ा आपको सर के साथ संपर्क में रह के ये क्वेश्चंस उनसे शेयर करने हैं, और एक हो सकता है या 2 या 3 सीरीज का एक हम ऐसा टॉपिक बनाए जो और सरलीकरण करके एक्शनेबल पॉइंट्स के साथ में लोगों को प्रस्तुत करें। मैं आनंद जी एक आपसे मैं कुछ जी सर, मैं 2 मिनट बस कुछ कहना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट पहले जस्ट 1 मिनट कि जो बहुत सारे लोग हैं इस चर्चा में जिनको अब इंटरेस्ट नहीं हो छोड़ सकते हैं। तो 3 हम लोग बात कर रहे हैं, मनोज और आनंद जी रहे, बाकी लोगों से मेरा आग्रह है कि वो छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं जिससे उनको हम वो बात में कर सकते हैं सर। अभी एक फॉर्मल तरीके से हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो जो भी लोग हमसे जुड़े हैं, यहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने एक लिंक दिया है, तो आप इस तरह के सिमिलर प्रोग्राम्स के लिए आप हमसे फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, 1 मिनट सर सेशन एंड करने से पहले। सबसे पहले तो मैं सर को और आनंद जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बेहतर आयोजन हम यहाँ कर पाए। और ये विशेष रूप से सर अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों के, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग तरीके से प्रश्न कर रहे हैं। मैंने सर फेसबुक का एक लिंक शेयर किया है सभी स्टूडेंट्स को। ioic.in एक हमारा वेबसाइट है जो सर के माध्यम से ही ये पोर्टल बना हुआ है, जिसमें काफी जो भी विद्यार्थी जिनके क्वेश्चन लग रहे हैं कि मन बहुत सारी परेशानियां उनको सफलता को लेकर दिखती है, तो आप उस पर जरूर अपना रजिस्ट्रेशन करिए। और फेसबुक लिंक मैंने दे दी है, वहां पे आप अपने क्वेश्चंस भी आप शेयर कर सकते हैं, तो ताकि वहां से सर आपको आंसर करेंगे।
एक रिक्वेस्ट है सर, छतरपुर से एक सर हैं जो बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, वो काफी देर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं सर। आनंद जी प्लीज उनको ले लीजिए, उसमें छतरपुर से हैं सर, हैंड रेज कर रहे हैं। और एक मिनट मनोज जी, क्योंकि ना हमें कुछ स्पेशल लोग आए हैं, उनको वेलकम करना है। सबसे पहले डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव रीवा से। तृप्ति जी आप है क्या यहाँ पे अभी? डॉक्टर सविता जैन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दमोह से, इज शी हियर? एंड ज्योत्सना सूद जी दिल्ली से। तो हम आपका स्वागत करते हैं। दिस इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस दैट यू हैव गिवन चांस टू डू दिस। Look, I will be honest here, the topic was really very intriguing, very important, और इससे बहुत कुछ करा जा सकता था। एक नया मार्गदर्शन, एक नई सोच मिल सकती है। जो फ्रस्ट्रेशन हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट एस्टिमेट अवर ओन पोटेंशियल, अवर ओन लाइन ऑफ थॉट्स, ये सोच हमें विवश करती है कि हमारा लक्ष्य निर्धारण की जो भी अप्रोच है, जो भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाना बहुत जरूरी है। ये इमोशंस का काम नहीं है। और इसी के चलते हमने ये जो सेशन प्लान करा है, इसके ऊपर हमें बहुत उम्मीद है कि लोग एक रैशनल थिंकिंग की तरफ जाएगी। इमोशनल या पीयर प्रेशर या सामाजिक बदलाव या सामाजिक दबाव, पारिवारिक दबाव, इसके चलते नहीं, बल्कि खुद की क्या रणनीति होनी चाहिए उसके हिसाब से हमें काम करें। अगर ये करते हैं तो मुझे निश्चित रूप से लगता है कि हम आगे जा सकते हैं। तो छतरपुर से साहब जी कौन है? आप हैंड रेस करें, क्या नाम है आपका? सर मैं राजेंद्र खरे हूँ, या DPM NHM हूँ। और सबसे पहले तो मैं सर को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सर के साथ करीबन 1.5-2 साल पहले मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा था। और आज डर और भय जैसे विषय पर सर ने जो मार्गदर्शन दिया, निश्चित रूप से वर्तमान समय में कोरोना काल में, और विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट को इस विषय पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरा आग्रह रहेगा सर से कि सर इसके बारे में कुछ और बेहतर रणनीति बनाए, ताकि हम लोग थोड़ा मोटिवेट हो सके और अपने वर्कर्स को भी बहुत थैंक यू सर। यही हमारी भी इच्छा है इनसे कि ये थोड़ा सक्रिय रहे, क्योंकि सर 36 साल आपने दे दिया आपका टाइम। अब थोड़ा सा मनोज जी के हिसाब से चलिए, और मनोज जी को मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, धन्यवाद आपका जी, थैंक यू वेरी मच। तो मनोज जी, काफी लोग और अभी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा सर का जो हमारा फेसबुक पेज, एक मधुर सिंह, क्योंकि काफी शुरू से है, एक बार इनका और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मधुरिया सिंह, दयालु लग रहे हैं मनोज जी, आप सर को खींचे जा रहे हैं। मधुरिया सिंह जी, आपने हाथ ऊपर करा, बताइए सर। हेलो। हाँ मधुरिया जी, आपका परिचय दीजिए पहले। सर माय नेम इज माधुर रे। माय नेम इज माधुर रे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हम करना तो सब कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, पर किस वजह से हम वो चीजें अचीव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें परेशानियां होती है लाइफ में। माधुर्य जी, सॉरी, मैं चाहूंगा कि आप एक बार ना सेशन पूरा फिर से सुने, क्योंकि सर ने जगह जगह पर यही बातें बताई है। और उसके बाद भी अगर आपको प्रश्न रहता है तो आप एक बार मनोज जी से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि तो मैंने सुना तो मैंने सभी कुछ एकदम लिसन और कंसंट्रेट होकर सुना हूँ, लेकिन जब तक हम मोबाइल में ऑन होते हैं या एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में होते हैं, जब तक हम वो चीज़ों के लिए ना हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो किस रीज़न से हम उस वो जगह से हट जाते हैं। जैसे जब तक हम ये सेशन में हैं, जब तक हमारे अंदर वो चीज़ें हैं, जैसे हमें मनोहर सर ने बताया कि आपको ये चीज़ें करना है तो आपके इस चीज़ का आप पे ध्यान रखना होगा, तो हम वो चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जैसे ये सेशन कंप्लीट होता है तो फिर हम जैसे कि वैसे नॉर्मल हो जाते हैं। माधुर, ये जो आपके प्रश्न हैं बड़े गहरे हैं और इन पर विचार करने में अभी तुरंत हम आपको उत्तर नहीं दे सकते हैं। जैसा आप बोल रहे हैं, आप मनोज से संपर्क कर लीजिए, हम आपसे 15-20 मिनट बात करेंगे और यदि कुछ कर पाए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो आप सोचते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो मैं कह रहा हूँ उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जब तक आप खुद अपने ढंग से सोचना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, मैं क्या हूँ जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपको ये समस्या बनी रहेगी। और थोड़ा सा आपको करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, आपको बहुत कठिन काम नहीं है।
हम लोगों ने उसको कठिन बना दिया है सर। समस्या ये है, जब मैं जैसे आपको एक अपना उदाहरण देना चाहता हूँ कि जब मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में मुझे एडमिशन मिला तो मैथमेटिक्स का पहला जो मेरा लेक्चर है मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला कि आज हम पढ़ेंगे 0 + 1 = 1। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेट थ्योरी मॉडर्न मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर था 0 + 1 = 1। अब ये बताइए कि आप 11 क्लास पढ़ चुके हो और आपको फिर से पढ़ाया जा रहा है कि 0 + 1 = 1। ये कितना सरल है या कितना कठिन है ये आपको समझ में आएगा। इतना सरल प्रश्न इतना कठिन हो जाता है जिंदगी में कि 0 + 1 को 1 सिद्ध करना है। उसी तरीके की बात है। तो हम इसको सरल प्रश्न को सरल तरीके से सोचेंगे, उसको यदि कठिन नहीं बनाएंगे तो आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे अपने तरफ से। मगर यदि इसको आप कठिन बनाओगे तो नहीं मिल पाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं आप सभी से अनुमति लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जाते जाते मेरा आपसे एक निवेदन है कि हमारा एक यूट्यूब चैनल है और आप अगर उस पर जाके देखें, हमारे कार्य को देखें, हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है आप वहाँ पे जाके उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो एक हम चाहते हैं कि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचना चाहिए और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसी शो की एक लिंक शेयर कर दी जाएगी। मनोज जी, आप वो सभी लोगों से आप शेयर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ये आप उस पर थैंक यू सर, दिल से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।